हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल यूट्यूब डीमिस्टिफाई। एंड आज का जो हमारा सब टॉपिक है दैट इज़ इनफॉर्मल फैलेसीज़। हम दोनों फैलेसीज़ करने वाले हैं, इंडियन एंड वेस्टर्न। अब देखिए, फैलेसी मतलब क्या होता है। फैलेसी एक तरह से हम समझ सकते हैं कोई भी तरह की मिस्टेक। फैलेसी इज़ लाइक सम काइंड ऑफ एरर, सम काइंड ऑफ मिस्टेक इन जजमेंट। तो फैलेसी का जो हिंदी टर्म है जो हम इंडियन फिलोसफी में यूज़ करते हैं दैट इज़ हेत्वभास। नाउ व्हाट इज हेत्वभास इज, हेत्वभास रिफर्स टू फॉल्स रीजनिंग और रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स। हमने जैसे लॉजिक में भी हमने आर्ग्यूमेंट्स पढ़े हैं, सिलॉजिज्म्स पढ़े हैं। तो जब हमारे आर्ग्यूमेंट्स रॉन्ग होते हैं, जब प्रीमाइसेस जो है वो कंक्लूजन के साथ मैच नहीं कर रहा है, हम किसी रॉन्ग कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो फॉल्स है, हमारी रीजनिंग है जो फॉल्स है, गलत है, हम गलत तरह से लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं किसी आर्ग्यूमेंट पे, दैट इज़ नोन एज अ फैलेसी और हेत्वभास। ठीक है, दोनों ये हमारे पास इंडियन एंड वेस्टर्न फिलोसफिकल स्कूल्स दोनों में हमारे पास है। It occurs due to mistake in thought. These mistakes make the arguments correct looking but actually wrong. हेत्वभास की एक खासियत क्या होती है या फिर फैलेसीज की खासियत क्या होती है कि एक ले मैन, एक कॉमन मैन अगर उन आर्ग्यूमेंट्स को देखेगा ना तो दैट पर्सन वोंट फाइंड एनी मिस्टेक। सिर्फ एक लॉजिशियन, अ फिलोसोफर और पीपल हु हैव स्टडीड दिस, यानी कि जो हम लोग अगर हमारे पास वी नो व्हाट आर फैलेसीज, वी नो व्हाट आर हेत्वभास। तो फैलेसीज एक तरह से छुपे हुए होता है। In logic, one uses proper reasoning for truth finding. However, in certain times, people commit logical errors unknowingly, which creates long conclusions. हेत्वभास confused people and led to misunderstanding. One should identify the thinking error. तो क्यों हमारे लिए fallacies और हेत्वभास पढ़ना ज़रूरी है? Is because ताकि हम identify कर पाए कि अच्छा इस argument में this is something which is wrong. अब हमारे पास हम देखेंगे न्याय फिलोसफी, अगर न्याय स्कूल के हिसाब से देखें मेजरली, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस, फिलोसफी, परसेप्शन, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, लॉजिक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि न्याय स्कूल इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन लॉजिकल रियलिज्म। सो हेतुभास जो है वो एक तरह से 5 हमारे पास क्लासिफिकेशंस वी हैव। सव्यभिचारी, वी हैव विरुद्ध, वी हैव सत्प्रतिपक्ष, वी हैव असिद्ध एंड वी हैव बद्धिता। और फिर इनके अपने फिर सब ब्रांचेज हैं। Now, for example, let's start with the first one, सव्यभिचार, which means irrelevant reasoning. अब इसका मतलब क्या होता है? ये जो एक fallacy है या फिर एक हेत्वभास है, means the reason given is not always valid to conclude the statement. यानी कि हम statement conclude करने के लिए जो reason दे रहे हैं वो गलत नहीं है। All the animals with 4 legs can climb trees because monkeys can. अब ठीक है, all the animals with 4 legs, जिनके भी 4 legs या limbs होते हैं वो लोग पेड़ चढ़ सकते हैं, हो सकता है ये सही भी है, लेकिन हमने इसका रीज़न क्या दिया है? बिकॉज मंकीज कैन। तो सिर्फ बंदर चढ़ सकते हैं, इसकी वजह से सारे 4 हाथ पैर वाले एनिमल्स भी चढ़ सकते हैं। द रीजनिंग हियर, जो रीज़न हमने प्रोवाइड किया आर्ग्यूमेंट के लिए, वो गलत है। Then it is wrong because all animals that possess 4 legs cannot climb trees. The reason do not fit into every case. This type of error confuses people. We need to check if a reason is true in every situation before believing it. जैसे यहाँ पर एक example, sound is eternal because it is audible. अब साउंड, ओके, लेट्स फॉर अ सेकेंड मान भी लेते हैं कि साउंड इज़ एटर्नल, ठीक है, बट उसका हमने रीज़न क्या प्रोवाइड किया? बिकॉज इट इज़ ऑडिबल। अब सिर्फ साउंड ऑडिबल है इस वजह से एटर्नल है। ऑडिबल एंड एटर्नल का कोई कनेक्शन नहीं है, रिलेशन नहीं है। सो जब हमने जो रीज़न प्रोवाइड किया है दैट इज़ व्हाट इज़ इनअप्रोप्रिएट। नेक्स्ट अप वी हैव द विरुद्ध हेत्वभास विच इज़ द कॉन्ट्रडिक्टरी रीजनिंग। ओके, विरुद्ध, विरुद्ध हिंदी टर्म ही उसका कॉन्ट्रडिक्टरी होता है। Viruddha is a reason that exactly opposes the conclusion. For example, fire is cold because it burns. तो fire cold है क्योंकि it burns. ये बिल्कुल opposite reasoning हमें provide किया। Fire is not cold. It burns but it is not cold. It is incorrect. Fire burns so is hot and not cold. The reason does not meet the conclusion. This is an extreme mistake in thought. A reason should serve to support our conclusion. Sound is eternal because it is produced. Absolutely wrong. Sound is an immaterial thing. Okay. सत प्रतिपक्ष, opposite reasoning. सत प्रतिपक्ष occurs when 2 opposite reasons cancel each other out. For instance, this plant is useful because it is green, और this plant is harmful because it is green. अब यहाँ पे ये प्लांट यूजफुल है या फिर हार्मफुल है क्योंकि ये ग्रीन है। 2 अलग अलग चीज़ें हमारे पास प्रोवाइड हुई है।
रीज़न सेम है, लेकिन सेम रीज़न को हम दो कॉन्ट्रडिक्टरी कंक्लूजन्स तक पहुंचने के लिए यूज़ नहीं कर सकते. तो प्लांट ग्रीन है इसलिए वो सेफ भी है और वो हार्मफुल भी है. इट इज़ नॉट पॉसिबल. दिस क्रिएट्स कन्फ्यूजन एंड मेक्स द आर्ग्यूमेंट वीक. वी मस्ट बी केयरफुल व्हेन टू ऑपोजिट आर्ग्यूमेंट्स यूज द सेम रीज़न. अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट शुड नॉट हैव रीजन्स दैट कैंसिल ईच अदर आउट. अगर कोई आपका स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है जिसमें हम कोई रीज़न यूज़ कर रहे हैं, तो वी हैव टू मेक श्योर कि उसी रीज़न को किसी ऑपोजिट आर्ग्यूमेंट के लिए यूज़ नहीं किया गया. Sound is eternal because it is audible, and sound is non-eternal because it is produced. So sound cannot be both eternal and non-eternal. Now then we have asiddh or unproven reasoning. asiddh या फिर unproven reasoning क्या होता है? ये तब होता है when the reason provided does not exist or is not established. असिद्ध, हमने उसको सिद्ध नहीं करा, यानी कि जो रीज़न हम आर्ग्यूमेंट में प्रोवाइड कर रहे हैं इट इज़ नॉट एस्टैब्लिश, इट इज़ नॉट प्रूवन, या फिर वो एग्जिस्ट ही नहीं करता. जैसे यूनिकॉर्न्स आर द फास्टेस्ट एनिमल्स बिकॉज दे हैव विंग्स. यूनिकॉर्न्स डोंट एग्जिस्ट, सो उनके बारे में कोई भी आर्ग्यूमेंट हम कर नहीं सकते. सो दिस इज़ अनप्रूवन रीजनिंग. वी कैन नॉट प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिकॉर्न्स और unicorns don't even exist. Then this statement is wrong because unicorns don't exist and therefore the reason is not established. If a reason itself doesn't exist then the argument does not stand valid. हमने जो reason provide किया है वो खुद ही exist नहीं करता है, तो हम पूरा argument को कैसे support कर सकते हैं? If we need to always ascertain whether a reason is valid before giving बिलीविंग इन आर्ग्यूमेंट. तो जो हम आर्ग्यूमेंट के लिए एक रीज़न जो है ऑलवेज हैज़ टू डिपेंड ऑन फैक्ट्स, फैक्चुअल रीज़न. पूरा आर्ग्यूमेंट जो है उसमें जो प्रीमाइसेस है, कंक्लूजन है, एवरीथिंग हैज़ टू बी फैक्चुअल एंड ट्रू. स्काई लोटस इज फ्रेग्रेंट बिकॉज इट इज़ अ लोटस लाइक द लोटस ऑफ द पॉन्ड. स्काई लोटस डजंट एग्जिस्ट, सो इट इज़ अनप्रूवन. एंड द लास्ट वन दैट वी हैव इज बद्धिता. बद्धिता या फिर कॉन्ट्रडिक्टेड रीजनिंग. बद्धिता इज़ वेयर अ रीज़न गोज अगेंस्ट प्रूवन फैक्ट्स, यानी कि जो एक्चुअल में चीज़, जो फैक्चुअल नॉलेज है, जो ट्रूथ है, उसकी जगह वो फॉल्सहुड की हेल्प से वो करता है. द सन डज नॉट गिव लाइट बिकॉज इट इज़ राउंड. सन डज गिव लाइट. तो ये कॉन्ट्रडिक्टेड रीजनिंग हुई. हमने जो रीज़न प्रोवाइड किया वो एब्सोल्युटली ऑपोजिट है जो एक्चुअल में ट्रूथ है उसके. Untrue reason है. We know that sun gives light. The fact that it is round does not take away its function. Such errors are due to ignoring the facts. Arguments must not be opposite to science and reality. तो एक argument हम कई examples ऐसे देंगे कि premises भी correct है, conclusions भी correct है, पूरा वो follow भी हो रहा है, reasoning भी proper हो रही है, लेकिन मान लेते हैं कंक्लूजन भी ट्रू है, लेकिन अगर हमने उसके लिए जो रीज़न प्रोवाइड किया वो ही गलत है, रीजनिंग गलत है, या फिर वो एब्सोल्युटली ऑपोजिट है रियलिटी के, वो इज़ नॉट अलाउड. दैट इज़ व्हाट इज़ वन ऑफ द हेतुभास एक आर्ग्यूमेंट में. इट इज़ बाय फैक्ट चेकिंग दैट वी कैन बी सेफ फ्रॉम एरर्स लाइक बद्धिता. फायर इज़ कोल्ड बिकॉज इट इज़ अ सब्सटेंस. तो वही चीज़ हो गई कि फायर इज़ नॉट कोल्ड. तो after discussing Indian informal fallacies, we have formal fallacy and we have informal fallacies. लेकिन क्योंकि अभी हमारे कोर्स में informal fallacy है for CUET PG philosophy, so हम लोग informal fallacy डिस्कस कर रहे हैं. हमने इंडियन में हेतुभास is the term used for fallacy in Indian philosophy, Indian logic में. अब हम देखते हैं Western informal fallacy. Now there is a long list of fallacies and हमारे पास उसमें भी fallacies में भी सब fallacies है. There are many different categories but they're kind of easy to understand. एक बार we understand them, थोड़ा सा difficult हो सकता है याद रखना because they're so closely related to each other. एक दूसरे से के बहुत ही पास है, तो हो सकता है हमारे लिए थोड़ा सा learn करना मुश्किल हो उसको, but it's not very difficult. इनफॉर्मल फैलेसीज़ क्या होती हैं? हम लोग डेली में जो बातें करते हैं ना, नाउ देयर सो मेनी थिंग्स दैट वी से रॉन्ग. मैं अभी जैसे हम वीडियो में आई एम सेइंग दिस थिंग, नाउ देयर सो मेनी थिंग्स दैट आई माइट बी सेइंग रॉन्ग, और अननोइंगली इट हैपन्स कि मैंने बोला, मुझे भी नहीं समझ आया, आप सुन रहे हैं, आपको भी नहीं समझ आया. दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम केयरफुली हर आर्ग्यूमेंट को देखें. दस दे पर्टेन टू द कंटेंट ऑफ द आर्ग्यूमेंट. द लैंग्वेज वी यूज इन स्पीकिंग एंड राइटिंग कैन समटाइम्स बी imprecise, obscure and ambiguous. We need to know how to recognize these mistakes. तो there are two different fallacies भी kind of होती है. एक होता है argumental fallacy और एक होता है content of the argument की fallacy. तो argument में जो content है वो गलत है, और एक है formal fallacy. हम logic में already formal fallacies कर चुके हैं.
एटलीस्ट सम पार्ट ऑफ इट. इंट्रोडक्शन बेसिक हम ऑलरेडी फॉर्मल फैलेसीज के उसमें कर सकते हैं. द फैलेसी ऑफ द मिडिल टर्म एंड द एग्जिस्टेंशियल इम्पोर्ट, ऑल ऑफ दीज फैलेसीज ये फॉर्मल फैलेसीज है जो कि एक आर्ग्यूमेंट के स्ट्रक्चर को परटेन करती है. इट इज़ नथिंग टू डू विद द कंटेंट ऑफ द आर्ग्यूमेंट. और इनफॉर्मल फैलेसीज जो होती है, जैसे हमने अभी हेतु भाषा भी देखा इंडियन फिलोसफी में, तो दे आर रिलेटेड टू दी कंटेंट ऑफ द आर्ग्यूमेंट में जो हम बोल रहे हैं, जो जिन टर्म्स का सब्जेक्ट प्रेडिकेट का यूज़ हो रहा है. सबसे पहले हमारे पास है फैलेसी ऑफ एम्बिग्विटी. फिर उसके बाद फैलेसी ऑफ एम्बिग्विटी में ही हमारे पास इक्विवोकेशन, एम्फिबली, एक्सेंट एंड कॉम्पोजिशन एंड डिविजन. these 5 fallacies we have. अब ambiguity क्या होता है? The erroneous reasoning in this kind of informal fallacy occurs due to the equivocal use of words or phrases. In such cases, some term or phrase has a different meaning in one part of the argument than the same term or phrase in another part of the argument. Ambiguity क्लियर नहीं है. एक ही आर्ग्यूमेंट में एक टर्म को हम पहले किस तरह से यूज़ कर रहे हैं और बाद में जब उसको यूज़ करें तो उसका मीनिंग चेंज हो रहा है यूज़ करने में. सो व्हेन लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन एन इनअटेंटिव एंड लूज मैनर सच एरर्स अराइज. इट मे बी ड्यू टू इनकरेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स और ड्यू टू इनकरेक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स. तो यानी कि ऐसा कई बार होता है, हम कई वर्ड्स को वी यूज़ इट फॉर वेरियस डिफरेंट मीनिंग्स. Fallacy of equivocation. The fallacy of equivocation arises when the same term or a phrase is used in a manner such that it has 2 different meanings in the same argument. तो जैसे कि equivocation कब होता है कि जब हम एक ही term के 2 different meaning होते हैं. John is a big writer because he is from a big city. तो यहाँ पर बिग 2 बार यूज़ हो रहा है, लेकिन बिग में दोनों का मतलब डिफरेंट है. ओके, एक में बिग सिटी मतलब हम उसकी टोटल जोग्राफी की बात करें, टोटल एरिया की बात करें. लेकिन हम जब जॉन इज़ अ बिग राइटर तो उसका मतलब ये नहीं कि जॉन बहुत ही मोटा लंबा ऐसा कोई बिग सा राइटर है. ही इज़ अ बिग राइटर मतलब ही इज़ अ फेमस राइटर, ही इज़ अ सक्सेसफुल राइटर. तो बिग को 2 अलग मीनिंग्स की तरह हमने यूज़ किया है एक ही सेंटेंस में, विच कैन कॉज द फैलेसी ऑफ इक्विविकेशन. देन वी हैव फैलेसी ऑफ एम्फिबली. ना फैलेसी ऑफ एम्फिबली मतलब कि ऐसा हम आर्ग्यूमेंट को ऐसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि उसका एक से ज़्यादा पॉसिबल मीनिंग है. जैसे किड्स मेक डिलिशियस डिनर्स. ना किड्स मेक डिलिशियस डिनर का 2 मतलब हो सकते हैं. या तो ये है कि किड्स बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, दे कैन कुक रियली गुड फूड, और मतलब डिनर में बच्चों को खाना बहुत ही डिलिशियस है, लेकिन किड्स मेक फॉर अ वेरी गुड डिलिशियस डिनर, काइंड ऑफ लाइक दैट. फिर हमारे पास है फैलेसी ऑफ एक्सेंट. मतलब कि अगर हम किसी भी वर्ड पे, किसी पार्ट पे रॉन्गफुली एम्फेसाइज कर देंगे, उसका पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, वाइफ विदाउट हर हस्बैंड इज़ नथिंग. सो लाइक वाइफ विदाउट हर हस्बैंड, इसमें हम अगर स्ट्रेस करें वाइफ के ऊपर, इट मीन्स इट शोज द इम्पोर्टेंस कि वाइफ की कोई पोजिशन नहीं है विदाउट हर हस्बैंड. वाइफ विदाउट हर हस्बैंड इज़ नथिंग. सो यहाँ पर so wife without her husband is nothing. Here the focus instantly goes on to the husband, that husband is everything. जब हमने बोला wife विदाउट हर हस्बैंड इज़ नथिंग, मतलब हम फोकस करके वाइफ की कोई पोजीशन नहीं है. लेकिन जब हम हस्बैंड पे एम्फेसाइज करें, वी मीन टू से कि हस्बैंड के बिना वाइफ की कोई पोजीशन नहीं है. देन वी हैव फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन. It is when the conclusion is drawn from the properties of the parts of a whole to the properties of whole itself. हमने बोला each and every player of the Indian hockey team is an excellent player, thus the Indian hockey team is an excellent team. अब पार्ट क्या है हमारा कि हॉकी टीम के, इंडियन हॉकी टीम के सारे प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि हॉकी टीम अच्छी है. टीम के लिए कोऑर्डिनेशन चाहिए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो इट्स लाइक द कॉम्पोजिशन, हम पूरे होल पे ना फोकस करके वी आर ओनली फोकसिंग ऑन द पार्ट्स, प्रॉपर्टीज, पार्ट्स ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्ट्स, so which makes it a little difficult to conclude the whole thing. Then we have fallacy of division. The fallacy of division arises when the properties of its parts are drawn from the properties of whole. बोथ ऑफ देम, फैलेसी ऑफ डिवीजन एंड फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन जो है एक दूसरे के बिल्कुल ही रेसिप्रोकल फैलेसीज है. एक में हम होल की प्रॉपर्टी को पार्ट्स पे दे रहे हैं और एक में हम पार्ट्स की प्रॉपर्टी को होल पे दे रहे हैं. ओके, सो जैसे कि फैलेसी ऑफ डिवीजन में पूरे होल सेंटेंस की प्रॉपर्टी को हम पार्ट्स पे अप्लाई कर रहे हैं, और फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन में हम पार्ट्स की प्रॉपर्टी को होल पे अप्लाई कर रहे हैं. जैसे कि इंडियंस आर फॉन्ड ऑफ द गेम ऑफ क्रिकेट, राम इज़ एन इंडियन, देयरफॉर ही इज़ फॉन्ड ऑफ द गेम ऑफ क्रिकेट.
सो दिस इज़ रॉन्ग बिकॉज हम लोग होल की प्रॉपर्टी को एक पार्ट पे अप्लाई कर रहे हैं, विच इज़ ऑफकोर्स रॉन्ग. कि राम इज़ एन इंडियन डजेंट रियली मीन दैट यू नो कि सारे ही इंडियंस आर फॉन्ड ऑफ द गेम ऑफ क्रिकेट. देन वी हैव fallacy of relevance, which means then when the premises of an argument are irrelevant to the conclusion for some reason, कि जो हमारा premise है वो उससे relate ही नहीं करता है, उसका conclusion से कोई लेना देना नहीं है. The premises may appear to be relevant to the conclusion initially, but on close analysis we find it to be inadequate. जब हम argument पढ़ रहे होंगे ना, as a layman, as a common person, we might think कि there is nothing wrong, premises conclusion के साथ is working, but actually में doesn't. जैसे कि हमारे पास अब यू नो रेलिवेंस की जो है उसमें वी हैव अपील टू इमोशन, रेड हेरिंग, द स्ट्रॉ मैन एंड द आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द पर्सन. We also have appeal to force and missing the point or ignoratio elenchi. So अब हम एक का मीनिंग समझते हैं. व्हाट इज़ अपील टू इमोशन मीन कि हम एक आर्ग्यूमेंट को इमोशंस की तरह के उससे सपोर्ट करें, नॉट बाय रीजन. जैसे कि 60% ऑफ पीपल बाय मोटोरोला फोन्स रादर देन अदर ब्रांड. ऑल दीज पीपल कैन नॉट बी रॉन्ग, दिस मोटोरोला इज द बेस्ट फोन इन द मार्केट. तो जस्ट बिकॉज 60% पीपल आर बाइंग समथिंग डजंट रियली मेक इट राइट. तो हम लोग क्या करें, वी आर नॉट प्रोवाइडिंग रीजन फॉर इट, अप्रोप्रिएट लॉजिकल रीजनिंग. हम लोग इमोशंस को अपील करें कि इतने सारे लोग खरीद रहे हैं तो अच्छा ही होगा, फिर गलत कैसे हो सकता है. So this is appeal to emotion, that is argumentum ad populum, wherein if you know more number of people are doing something तो हमें लगता है कि वो चीज़ सब लोग सही कर रहे हैं, which is not necessarily. ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा लोग एक चीज़ कर रहे हैं इसका मतलब वो सही है. जैसे कि there are so many people who are eating junk food today, most of the people are, लेकिन that doesn't mean that it is right. The red herring fallacy. This fallacy arises when a deliberate attempt is made to distract or divert the attention. पहले ना रेड हेरिंग एक होता था कि स्ट्रे डॉग्स को अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए. जैसे कि यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं. द मदर इज सेइंग कि इट इज़ टाइम फॉर योर बेड एट 8:30 PM रात को बोल रही कि इट इज़ टाइम टू गो टू बेड. एंड मदर का बेटा क्या बोल रहा है, मेरा पेट दुख रहा है, मुझे तो भूख लग रही है, मुझे बाथरूम जाना है. व्हाट इज़ हैपनिंग, वो उसका अटेंशन डाइवर्ट कर रहा है. द मेन पॉइंट हियर इज टू गो टू बेड क्योंकि रात हो गई है. एंड व्हाट इज़ द बॉय डूइंग, ही इज़ ट्राइंग टू डाइवर्ट अटेंशन टू समथिंग एल्स. Then we have the straw man fallacy. Now the straw man fallacy occurs when one argues against an opponent's view by presenting the opponent's position in a manner which can be easily refuted. यानी कि वो आर्ग्यूमेंट को रिफ्यूट तो कर रहा है, और रिफ्यूट ऐसे कर रहा है कि मतलब उसकी ऑपोजिशन की जो पोजिशन है वो ऐसे कि उसको बहुत ईजिली रिफ्यूट करा जा सकता है. So this opponent's actual manner, the actual views put forth in a distorted and misinterpreted manner. यानी कि वो ऑपोजिशन की पोजीशन को जानबूझकर एक गलत तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. जैसे कि जिनसी इज द क्लास सेक्रेटरी, शी सजेस्ट इन द क्लास मीटिंग दैट द class should participate in more social service projects and programs. To this, Ram says that he cannot believe that Jinsi does not support the annual school dance program. यहाँ पे क्या हो रहा है, misinterpretation. What is the girl saying? She is only saying, she is not saying nothing about the annual dance program. She is just saying कि हमें social service में ज़्यादा करना चाहिए. But what is the other person doing? उसको misinterpret और represent करके he is presenting his argument कि why don't you support the dance program? So this is how this is a straw man fallacy. Then we have the argumentum ad hominem, that is against the person. इस argument में, इस fallacy में क्या होता है कि एक जो हमारे opponent है वो opponent हमारे आर्ग्यूमेंट को कैसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, हमारी पूरे पर्सन की क्रेडिबिलिटी को डिस्ट्रॉय करके. तो इसमें जैसे अब्यूजिव और सर्कमस्टेंशियल होते हैं. फॉर एग्जांपल पर्सन एक्स एक आर्ग्यूमेंट बोलता है, अब पर्सन वाई क्या करता है, आर्ग्यूमेंट को इवैल्यूएट करता है, और पर्सन वाई बोलता है कि पर्सन एक्स ही ख़राब है तो हम उसके आर्ग्यूमेंट को बिलीव नहीं करना चाहिए. तो या तो वो पर्सन एक्स को या जो पर्सन है उसको अब्यूसिव बोलना चाहेगा कि ये तो द पर्सन इज़ नॉट गुड, ही इज़ नॉट एन एथिकल पर्सन, ही इज़ ए क्रिमिनल वट एवर, या फिर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पे. सो उसमें वो आर्ग्यूमेंट को टारगेट नहीं करा है, वो पर्सन को टारगेट करा है. एंड व्हाट हैपेंस इज कि वो पर्सन की क्रेडिबिलिटी हटाकर पर्सन के थ्रू कही हुई सारी बातों की क्रेडिबिलिटी को या फिर आर्ग्यूमेंट को रिफ्यूट करते हैं. Then we have the appeal to force. These are all fallacies. These are the wrongdoings in an argument जिसके हमें we have to be careful about. Then we have the appeal to force, that is argumentum ad baculum. यानी कि हम हमारा आर्ग्यूमेंट कैसे प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ by use of some force. जैसे कि for example, this is a very common phenomena that keeps on going on. Let's say the farmers, let's not take the example of farmers, but let's say the bus drivers. Bus drivers पॉसिबल कि वो कुछ भी बहुत ही रैंडम और बहुत ही गलत सा अपील कर रहे हैं, कोई बहुत ही गलत सी चीज़ की मांग कर रहे हैं, विच शुड नॉट बी ट्रू. दे आर सेइंग कि नहीं, वी शुड बी गिवन 5,000 रुपीज़ एवरी मंथ फॉर फ्री. लेट्स जस्ट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस. ठीक है,
ऐसे एग्जाम्पल पे, और देर सेइंग कि अगर आप हमें नहीं दोगे तो हम लोग स्ट्राइक पे चले जाएंगे. नाउ व्हाट इज हैपनिंग, देयर आर्ग्यूमेंट इज रॉन्ग. व्हाई शुड दे बी गिवन 5,000 रुपीज़ अ मंथ विदाउट एनीथिंग? दे नॉट मतलब उनको उनकी सैलरी ऑलरेडी मिल रही है. बट व्हाट आर दे डूइंग? दे आर यूजिंग फोर्स. नहीं करोगे तो दे आर ब्लैक काइंड ऑफ लाइक यूजिंग फोर्स. ज़रूरी नहीं हमेशा फिजिकल फोर्स ही होगा. यू विल हैव टू डू दिस, और जस्ट जैसे कि like we have the people who rob us, तो they'll say give me your money or I'll stab you with this knife. पैसे दो वरना मैं चाकू मार दूंगा ना. by using force, physical force हो सकता है या फिर नॉन फिजिकल फोर्स हो सकता है, बट यूजिंग सम काइंड ऑफ फोर्स अपना आर्ग्यूमेंट प्रूव करने के लिए और अपना आर्ग्यूमेंट स्टैब्लिश करने के लिए. एंड देन we have the ignoratio elenchi, that is missing the point or irrelevant conclusion. This fallacy is committed when instead of proving what is intended, we prove something different. That is to say, the premises implies something other than the conclusion. For example, it literally means ignoring the conclusion to be proved. Ignoratio elenchi. The object of war is peace, therefore army soldiers are the best peacemakers. नाउ दिस इज़ इरेलीवेंट कंक्लूजन. हम लोग क्या प्रूव कर रहे हैं कि वॉर क्यों होता है, ताकि पीस हो सके, फॉर लॉन्ग लास्टिंग पीस हो सके एंड स्टफ लाइक दैट. एंड उसमें हम लोग इरेलीवेंटली वी आर प्लेसिंग आर्मी सोल्जर्स एज द बेस्ट पीस मेकर्स. हम कंक्लूजन में निकाल रहे हैं विच इज़ एब्सोल्युटली इरेलीवेंट. दे डज नॉट मैच एंड दैट इज़ अ रॉन्ग कंक्लूजन. वी आर इग्नोरिंग जो मेन हमारा ऑब्जेक्ट है, वॉर को एक पीस की तरह इस्टेब्लिश करने के लिए. वी आर नॉट इग्नोरिंग दैट थिंग. Then last we have fallacies of defective induction. In the fallacies of defective induction, the premises of the argument may be relevant to the conclusion, but they're too weak to support the conclusion. यानी defective induction में हम लोग reason provide कर रहे हैं, वो reason सही भी है लेकिन वो बहुत weak है, हम उसको easily refute कर सकते हैं. जैसे कि argumentum ad ignorantium. This fallacy arises when it is argued that a proposition is true on the basis that it has not been proved false. इसमें हम क्या कर रहे हैं, इग्नोरेंस से हम बोल रहे हैं कि ये प्रोपोजिशन सही है क्योंकि हम इसको फॉल्स प्रूफ नहीं कर पाए, ये प्रोपोजिशन तो फॉल्स है क्योंकि तुम इसको सच प्रूफ नहीं कर पाए. फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, देयर इज़ नो एविडेंस दैट सिगरेट स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर. नाउ वी आर अग्रीइंग टू दिस बिकॉज हमारे पास कुछ भी ये प्रूफ करने के लिए कि वो एक्चुअली में कॉज करता है, तो हम उसको ऑपोजिट प्रूफ नहीं कर पाए. इसका मतलब उसका अगर हम फॉल्स प्रूफ नहीं कर पाए मतलब ट्रू सही है. Then we have the appeal to inappropriate authority. This happens जैसे कि this is a very common thing nowadays. हम एक ऐसे person की credibility को कर रहे हैं जिसका that person does not have the credibility to judge the issue at hand. जैसे कि when some famous Bollywood actor says that a particular brand of tea is good and it is accepted as good. This is so commonly found everywhere. Inappropriate authority. Now this is what happens. Common person हम लोग क्या करेंगे, we'll quickly go okay that person, that actor has said it. वो कहता है okay this is a very famous sports person, और ये famous sports person भी इसी brand के खाना खाता है, इसी brand का rice, इसी brand की vegetables या wheat या whatever use करते हैं, तो ये सही है. So okay, maybe for a sports person maybe there can be some point of credibility, but of course यहाँ पर they're doing it for commercial purposes. But like Bollywood actors saying that this brand of tea is good and so on, it removes the credibility, which is argumentum ad verecuntium. सो यहाँ पर हमारी फैलेसीज, इनफॉर्मल फैलेसीज वेस्टर्न इंडियन दोनों फिनिश हो चुकी है. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न मोर अबाउट दीज, यू कैन रेफर टू दीज रेफरेंसेज दैट आई हैव प्रोवाइडेड, और यू कैन ऑल्सो लुक फॉर मोर कंटेंट ऑन एनीवेयर वेबसाइट, बुक्स एंड ऑल. सो ऑल द बेस्ट.